शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो दिलों का एक ऐसा वादा होता है जहाँ प्यार, भरोसा और इज्जत सबसे जरूरी होता है। लेकिन जब इसी रिश्ते में प्यार की जगह शक, ईगो और कंट्रोल आ जाए, तो वही शादी एक खूबसूरत सफर से बदलकर एक खतरनाक कहानी बन जाती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू शीरोज ऑफ क्राइम। मैं हूँ विद्या। और मैं हूं शिभानी। हम यहाँ डिस्कस करते हैं इंडिया की रियल क्राइम स्टोरीज। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसे कपल की कहानी है जिनके बीच प्यार तो था ही, लेकिन वो प्यार नफरत में बदल गया और नफरत इतनी बढ़ गई कि जान ली गई और साथ ही पहचान तक के मिटाने की कोशिश की गई। ये केस है द इनफेमस तंदूर मर्डर। विद्या, मैंने इस केस के बारे में बहुत सुना हुआ है। ये 90s के दौर का केस है और ये लव स्टोरी टर्न इनटू अ क्राइम केस है, राइट? हाँ शुभानी, और ये इंडियन फोरेंसिक साइंस के पर्सपेक्टिव से भी काफी इम्पोर्टेंट केस ओके है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 3 जुलाई 1995 दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एक फीमेल की हाफ बर्न बॉडी लाई जाती है। बॉडी टुकड़ों में थी और बॉडी इस तरह जल गई थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। हॉस्पिटल स्टाफ बॉडी की कंडीशन देख तुरंत समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल डेथ केस नहीं है, लेकिन उस वक्त उन्हें ये भी अंदाजा नहीं था कि यही केस इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट चर्चित केसेस में से एक बन जाएगा। विद्या, वो बॉडी किसकी थी? वो डिसीज्ड पर्सन कौन था? और उसकी मौत कैसे हुई थी? शुभानी, वो बॉडी थी दिल्ली के रहने वाली नैना सहानी की, जिसकी Okay. उम्र करीबन 29 साल थी। और उस वक्त शक के दायरे में सिर्फ एक शख्स था और वो था सुशील शर्मा। विद्या, प्लीज बताइए, नैना साहनी और सुशील शर्मा कौन थे और दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? नैना सहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, एक काफी स्मार्ट, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट लड़की थी। इवन नैना दिल्ली यूथ कांग्रेस विमेन्स विंग की फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी थी। और नैना वो समवन जो किसी भी डिस्कशन में अपना ओपिनियन देने से पहले कभी हेजिटेट नहीं करती थी। वो काफी फियरलेस लड़की थी। अगर मैं उसके पर्सनालिटी को कंक्लूड करना चाहूँ तो काफी बोल्ड एंड बिंदास ओके लड़की थी। ओके। एंड ऑन द अदर हैंड जो सुशील शर्मा था, वो एक काफी हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन सुशील के सपने काफी बड़े थे। सुशील को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था और सुशील को सिर्फ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, उसे पॉलिटिक्स का जुनून था। ओके। इसीलिए वो ज्वाइन करता है दिल्ली यूथ कांग्रेस और अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करता है। और यहीं पर सुशील की एंट्री होती है नैना की लाइफ में। विद्या, नैना भी तो दिल्ली यूथ कांग्रेस के से हाँ जुड़ी हाँ, हुई थी, राइट? वो भी यूथ ओके। कांग्रेस की मेंबर थी। हम्म। और यहीं पर सुशील एंड नैना की दोस्ती होती है। ओके ओके। और फिर धीरे धीरे दोस्ती आगे बढ़ती है, दोनों साथ बात करने लगते हैं, वक्त बिताने लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर दोनों सोचते हैं हम्म क्यों ना इस रिश्ते को एक हम्म। नाम दे ही दिया जाए। सो नैना एंड सुशील दोनों भी दिल्ली के बिरला मंदिर में शादी कर ओके लेते हैं और ओके। दिल्ली में ही साथ में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन शुभानी, ये कोई नॉर्मल मैरिज नहीं थी। सुशील ने इस शादी को सीक्रेट रखा था। ओके इट वॉज अ सीक्रेट मैरिज। ओके। तो विद्या, अब तक तो ये लव बर्ड्स लग रहे हैं, सेम पॉलिटिकल करियर था, दोस्ती हुई, फिर शादी हुई। लेकिन शादी को सीक्रेट रखने की कोई खास वजह थी? मतलब सुशील क्यों चाहता था कि इनकी शादी दुनिया को ना पता चले? वजह ये थी कि हम्म। सुशील को लगता था कि शादी उसके पॉलिटिकल इमेज के लिए सही नहीं है। ओके। और उसने अपने कुछ दोस्तों से भी कहा था कि जब तक उसे पॉलिटिकली सही नहीं लगेगा तब तक वो शादी को एक्नॉलेज नहीं करेगा। करेगा। तो शादी को सीक्रेट रखना सुशील का एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव था, राइट? और इससे तो वो बहुत ही इमेज कॉन्शियस लग रहा है। हाँ, ऑब्वियसली, बिकॉज पॉलिटिक्स में इमेज ही सब हम्म। कुछ होती है। तो क्या नैना को ये बात एक्सेप्टेड थी? वो अग्री करती थी कि सुशील जैसा चाहता था?
शिवानी, नैना को इनिशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नैना खुश थी बिकॉज दुनिया के लिए वो दोनों अनमैरिड थे, लेकिन दोनों साथ में खुश थे, साथ और ज्यादा वक्त बिताना, एक छत के नीचे रहना, छोटी छोटी खुशियां एक दूसरे के साथ बांटना, नैना के लिए ये समवेयर इनफ था। नैना के लिए ये एक फेरी टेल जैसा था। उसे फर्क नहीं पड़ता हाँ, था। उसे फर्क नहीं पड़ता था। बट एज यू नो, हर फेरी टेल की एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, और ऐसा ही हुआ नैना के भी साथ। धीरे धीरे सुशील का बिहेवियर चेंज हुआ। सुशील नैना के लिए पॉजिटिव होने लगा, उस पर रोक टोक लगाने लगा, उससे 10 सवाल पूछने लगा, और इन्हीं सवाल के कारण और पॉजिटिवनेस के कारण दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना स्टार्ट हुआ। दोनों के बीच लड़ाई एक डेली रूटीन सा बन गए थे, और कभी कभी दोनों के आर्गुमेंट्स इतने एक्सट्रीम हो जाते थे कि सुशील ने नैना पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन इन दोनों के आर्गुमेंट्स में अक्सर एक शख्स का नाम जरूर आता था, और वो था मतलूब करीम। विद्या, आर्ग्यूमेंट्स में इस पर्सन का नाम आता था, तो मतलब कौन था? और सुशील और नैना का इससे क्या रिश्ता था? शुभानी, मतलूब नैना और सुशील दोनों का दोस्त था, लेकिन वो ओके। नैना का ज्यादा अच्छा दोस्त ओके। था। और जो सुशील था उसे लेकिन मतलूब और नैना की दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी। उसे ओके। शक था कि ये दोनों का अफेयर चल रहा है, ओके। ओके। और इसी कारण से उसने नैना को वार्निंग भी दे रखी थी कि वो मतलूब से किसी भी तरीके का कांटेक्ट ना रखे और उससे हमेशा के लिए बात बंद कर दे। ओके, तो क्या नैना ने जैसा सुशील चाहता था मतलब से बात करना बंद कर दिया था, या सुशील को जैसा शक था कि इन लोगों का अफेयर चल रहा है, क्या ये बात सही थी? नहीं शुभानी, अफेयर जैसा कुछ भी हम्म। प्रूव नहीं हो पाया ओके। था। ये दोनों बस बहुत अच्छे दोस्त थे, और नैना परेशान हो चुकी थी डेली के झगड़ों से, आर्गुमेंट से। सो वो अपने लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहती थी, और वो मतलूब से अक्सर ये बातें शेयर करती थी, और मतलब इन बातों को समझता था एज अ फ्रेंड। वो नैना की बातें सुनता था। नैना अक्सर उससे कहती थी कि उसे इन सारी चीजों से बाहर निकल के अपनी लाइफ को खुद की मर्जी से जीना स्टार्ट करना है। नैना ने तो ये तक के कहा था मतलूब से कि उसे इंडिया छोड़ के जाना है, उसे फॉरेन में शिफ्ट होना है और अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत देनी है। लेकिन सुशील ये दोनों की दोस्ती कभी समझ ही नहीं पाया। तो विद्या, अब तक जैसा आपने बताया, तो नैना और सुशील अब एक डिस्टर्ब मैरिड लाइफ जी रहे थे, राइट? राइट। तो लेकिन ऐसा क्या एक्सट्रीम हो गया था कि जिससे नैना साहनी की मौत हो गई? क्या हुआ था? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? शुभानी, ये बात है 2 जुलाई की रात की। उस रात नैना लैंडलाइन पर किसी से कॉल पर बात कर रही थी, और अचानक सुशील घर पहुंचता है। सुशील को देखकर नैना तुरंत कॉल कट कर देती है, लेकिन सुशील ये बात समझ चुका होता है कि कॉल उसके आने पर ही कट किया गया है। तो उसे शक होता है, वो लैंडलाइन के पास जाता है, कॉल रिडायल करता है, और रिडायल करने पर दूसरी ओर से एक फेमिलियर सी आवाज आती है, और वो आवाज सुनकर सुशील का गुस्से से खून खौल जाता है। शुभानी, क्या आप गेस कर सकते हो कि वो किसकी आवाज होंगी? हाँ विद्या, मैं गेस कर सकती हूँ। अगर सुशील का गुस्से से खून खौलने लगा तो वो मतलूब करीम ही होगा। एग्जैक्टली exactly. वो आवाज थी मतलूब करीम की, और बस ये आवाज सुनना था। सुशील ने अपने गुस्से से आपा खो दिया। वो तुरंत गुस्से में अपने बेडरूम में गया, बेडरूम से तुरंत अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली। वो नैना की ओर आया, नैना की ओर बंदूक किया अपनी, और उसने नैना की ओर 3 गोलियां चला दी। एक नैना के सिर पे लगी, एक उसके नेक पर लगी, और एक दीवार पर लगी, और गोली लगते ही नैना तुरंत फर्श पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। विद्या, मुझे कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं अब। लेकिन विद्या, आपने कहा था कि नैना की बॉडी पोस्टमार्टम रूम में हाफ बर्न्ड कंडीशन में थी। मैं ये रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। शुभानी, यही तो ट्विस्ट है। उसी रात रात के करीब 11 बजे 2 पुलिस कांस्टेबल नैना के घर से थोड़ी ही दूर पर Okay. कनॉट प्लेस में अपना रूटीन नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे, और उस वक्त सब कुछ नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अचानक कांस्टेबल को एक खाली रेस्टोरेंट से धुआं निकलता हुआ नजर आता है। ऑब्वियसली कांस्टेबल रेस्टोरेंट के पास जाते हैं चेक करने के लिए, और वहां उन्हें एक आदमी खड़ा मिलता है, और पूछताछ करने पर वो आदमी कहता है कि अंदर पुराने पोस्टर और कागज जला रहे हैं। लेकिन हवा में जो स्मेल थी वो थोड़ी अजीब थी।
तो ऑब्वियसली कांस्टेबल थोड़ा इंसिस्ट करते हैं अंदर जाने के हाँ। लिए, बट उन्हें मना किया जाता है। एंड मना करने पर कांस्टेबल को और ज्यादा शक होता है, तो कांस्टेबल फोर्सफुली रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। और अंदर जाने पर उन्होंने जो नज़ारा देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था, बिकॉज हवा में जो स्मेल थी वो किसी पोस्टर या कागज के जलने की नहीं थी, वो स्मेल थी एक इंसान के जलने की, वो स्मेल थी नैना साहनी के बॉडी की। विद्या, एक मिनट, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। आपने कहा था कि नैना की मौत घर पर हुई थी गोली लगने से, सुशील ने उसे मारा था, राइट? तो नैना की बॉडी अब रेस्टोरेंट में कैसे पहुंची? शुभानी, आपका कंफ्यूज होना ऑब्वियस है और मैं आपका कंफ्यूजन भी दूर करूंगी, प्लीज प्लीज। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में होते कि आपसे गलती से या गुस्से में आपने किसी की जान ले ली, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहा होता, आपने क्या किया होता? नहीं विद्या, मैं खुद को इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं एक मक्खी भी अच्छे से ना मार पाऊँ। वो तो मुझे पता है, हाँ। बट मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हाँ। दे रही हूँ जिसमें ऑब्वियस चीज आपको क्या लगती है, क्या हो सकती जोक्स है? अपार्ट, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होती कि अगर किसी की जान चली जाए तो पुलिस को कॉल करके सरेंडर कर सकते हैं, राइट? राइट। और या तो फिर अपने किसी क्लोज फ्रेंड को बताएं, या नेबर से हेल्प ले, या फिर अपने किसी फ्रेंड को बताएं। और ये भी नहीं हुआ तो फिर थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि वहां से भाग जाएं। मुझे तो लगता है मैं थर्ड पॉसिबिलिटी के ही साथ जाऊंगी, मैं तो नो भाग डाउट, गई नो होती। डाउट। बट आपने अभी जो बताया वो ऑब्वियस जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है, आपने वो बताया, हाँ, इंस्टेंट हाँ, ह्यूमन इंस्टिंक्ट बताया। पॉसिबिलिटीज कि ये हो हाँ, सकता ये है। हो सकता, बट सुशील ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मर्डरर तो बन ही चुका था और अब वो प्लानिंग कर रहा था कि वो नैना की बॉडी से कैसे छुटकारा पाए। ओके। वो कोई भी सबूत मिटाना चाहता था जो उसके खिलाफ हो। सो सुशील नैना की बॉडी को एक प्लास्टिक में रैप करता है, घसीटते हुए कार में लेके जाता है, और उसका प्लान था नैना की बॉडी को यमुना नदी में डंप करने का। लेकिन उस वक्त निजामुद्दीन ब्रिज पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण उसका ये प्लान फेल हो जाता है। अब सुशील के आगे सवाल खड़ा होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे किसी भी हालत में बस उस बॉडी से छुटकारा चाहिए था। उसे उस वक्त उसे बस एक ही रास्ता नजर आया और वो था उसका खुद का रेस्टोरेंट, बगिया बारबेक्यू। वो नैना की बॉडी को तुरंत बगिया बारबेक्यू लेके जाता है, अपने मैनेजर केशव को सब कुछ बताता है, उसकी हेल्प भी मांगता है, एंड शॉकिंगली केशव उसकी हेल्प भी करता है। केशव रेस्टोरेंट तुरंत खाली करवाता है और जो रेस्टोरेंट स्टाफ था उन्हें जल्दी छुट्टी भी दे देता है। विद्या, लेकिन सुशील नैना की बॉडी को रेस्टोरेंट क्यों लेके जाता है? उसने मैनेजर्स को भी सब सारी चीजें बता दी और मैनेजर से हेल्प भी मांगी, और मैनेजर ने उसमें इन्वॉल्व भी हो गया, राइट? राइट। तो उसका क्या प्लान था? वो क्या चाहता? क्या वो बॉडी को रेस्टोरेंट में छुपाना चाहता था? शुभानी, आप उसका प्लान सुन के शॉक हो जाओगे। वो बॉडी को किसी भी हालत में बॉडी से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो बॉडी को रेस्टोरेंट के तंदूर में जलाना चाहता। सुशील तुरंत नैना की बॉडी को रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाता है और जलते हुए तंदूर में नैना की बॉडी को रख देता है। आप समझ पा रहे हो वो कितना ज्यादा डेस्परेट हो गया था बॉडी को जलाने मैं के क्या लिए? कहूँ, मुझे समझ नहीं रहा। तो क्या वो भूल चुका था कि वो बॉडी उसकी अपनी वाइफ की थी, नैना की थी? और इतना डेस्परेट, जैसे आपने कहा, इतना डेस्परेट हो गया था वो कि एविडेंस भी, बॉडी मतलब एविडेंस ही है ना, उसको खतरा था शायद कि वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। ऑब्वियसली वो उसे तो था ही। तो वो इतना डेस्परेट हो गया था कि वो भूल गया था कि वो क्या कर रहा है। शिवानी, मुझे ऐसा लगता है उस वक्त सुशील सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा था, वो बस खुद को बचाना चाह रहा था, वो इसीलिए सारे सबूत भी मिटाना चाह रहा था। और वो इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया था कि वो एक सेल्फिश हो गया था, वो एक परफेक्ट क्राइम कमिट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप भी जानते हो परफेक्ट क्राइम होता ही नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट क्राइम। और यहीं पर सुशील से गलती हो गई। सुशील बॉडी से छुटकारा पाना चाहता था और उसे इतनी ज्यादा जल्दी थी कि वो केशव से तुरंत एक्स्ट्रा लार्ज क्वांटिटी में बटर भी मंगवाता है ताकि वो बॉडी को जल्द से जल्द जला पाए। और वो इतना लार्ज क्वांटिटी ऑफ बटर यूज कर लेता है कि
आग बेकाबू हो जाती है और रेस्टोरेंट के बाहर धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो कांस्टेबल्स शायद यही धुएं देखकर शक हुआ था उन एग्जैक्टली लोगों को, राइट? कांस्टेबल को यही धुआं दिखा और इसलिए कांस्टेबल को शक हुआ। ओके। देन पुलिस आती है, हम्म। लेकिन पुलिस के आते तक सुशील ऑलरेडी रेस्टोरेंट से भाग चुका ओके। था। और पुलिस को अंदर जो नज़ारा देखने मिला वो उनके लिए भी काफी शॉकिंग शॉकिंग था, हम्म। बिकॉज हॉरिबल एज वेल। हाँ, बिकॉज उन्हें जो बॉडी पार्ट्स है जैसे बोन हो गया, इंटेस्टाइन, ये सब कुछ विजिबल था। एंड जो मैनेजर था केशव, केशव के कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स थे, तो उसे तो वहीं पर तुरंत अरेस्ट कर लिया अरेस्ट कर लिया गया। था। हाँ, ओके, बट स्टिल विद्या, आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस के कुछ चीजों का जस्टिफिकेशन नहीं होता, कुछ क्राइम्स का जस्टिफिकेशन नहीं होता, एंड दिस इज वन ऑफ देम, राइट? फिर या आगे आई क्या नो। होता है? देन नैना का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव बर्न इंजरीज बताई गई, लेकिन पुलिस समवेयर इस रिपोर्ट को लेके उतने श्योर नहीं होते, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें नैना के घर पर एक लाइसेंस रिवॉल्वर मिलती है। सो रिक्वेस्ट करने पर कोर्ट सेकेंड ऑटोप्सी परमिट करती है। ओके। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी क्राइम केस के लिए सेकेंड ऑटोप्सी की जाती है। ओके, तो जनरली वैसे पोस्टमार्टम एक ही बार होता है, राइट? हाँ, एक ही बार ओके। होता है। सेकेंड ऑटोप्सी से फिर क्या आउटकम आया? सेकेंड ऑटोप्सी में बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ गोली लगने के कारण ही हुई ओके। थी, नैना ओके। की जो मौत थी। एंड जो एक्सेसिव बर्न इंजरीज थी वो नैना के मरने के बाद के थे। ओके। जब नैना को तंदूर में डाला गया उसके पहले ही मौत हो चुकी ओके, थी। ये सेकेंड ऑटोप्सी रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया हाँ, था। हाँ। ओके, लेकिन विद्या, आपने कहा था कि जब नैना की बॉडी डिस्कवर हुई थी तो वो पार्ट्स में थी, राइट? तो क्या उसे तंदूर में डालने से पहले कट किया गया था? नहीं शुभानी, थैंकफुली सेकेंड ऑटोप्सी में ये भी क्लियर हो गया, बिकॉज उस वक्त न्यूज में काफी सारे लोग ये फॉल्स न्यूज फैला रहे थे कि बॉडी को कट किया गया और उसके बाद तंदूर में डाला गया, बट इट इज नॉट ट्रू। सेकेंड ऑटोप्सी में डॉक्टर ने क्लेरिफाई किया कि जो नैना की बॉडी थी उस पर किसी भी शार्प वेपन यूज करने के कोई निशान नहीं थे, कोई फॉरेंसिक ऐसी फाइंडिंग नहीं मिली। एंड जो एक्सेसिव हीट थी उस कारण से बॉडी पार्ट्स जो थे वो डिसेंबल हो गए। ओके। ओके, जॉइंट्स जो है वो डैमेज हो गए हाँ, जो होंगे। जॉइंट्स थे वो डैमेज हो गए एक्सेसिव हीट इसीलिए के बॉडी कारण। पार्ट्स में थी। हाँ, एग्जैक्टली। विद्या, बिगिनिंग में ये केस एक हॉरिफाइंग बर्निंग केस जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्स अनफोल्ड होते गए ये एक ब्रूटल मर्डर साबित होता है जिसमें एविडेंस मिटाने की डेस्परेट कोशिश की गई थी, राइट? राइट। तो फिर सुशील का क्या हुआ? वो पुलिस के हाथों कब लगा? सुशील तो बगिया बारबेक्यू से ही भाग गया था। करेक्ट। एंड देन वो लगातार सिटीज पे सिटीज चेंज कर रहा था, बट देन फाइनली 8 दिन बाद, दैट इज आई थिंक 10th जुलाई को सुशील ने सरेंडर किया। उसके बाद भी उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, झूठ कहा। सुशील का कहना था कि वो किसी तीर्थ यात्रा पर गया है और उसे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ है। काफी ज्यादा स्ट्रेंज कि तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई एंड यू हैव नो आइडिया, तुम तीर्थ यात्रा पर हो। वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब उसकी मौत हुई है तब वो वहां नहीं था। हाँ, लेकिन उसकी कोशिश बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि उसका झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, बिकॉज जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो चेन थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जैसे विटनेस के स्टेटमेंट, ब्लड ट्रेसेस, देन फॉरेंसिक फाइंडिंग्स, रेस्टोरेंट स्टाफ का स्टेटमेंट, हाँ, देन मैनेजर जो केशव है उसके जो स्टेटमेंट थे, सारे एविडेंस सिर्फ एक इंसान की ओर इशारा कर रहे थे और वो था सुशील शर्मा। देन 2003 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील को डेथ पेनल्टी दी एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया एंड फाइनली 2018 में सुशील को जेल से रिलीज कर दिया गया। विद्या, यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक बार डेथ पेनल्टी होने के बाद सुशील को लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों मिली, और उसके बाद भी उसके बाद उसको जेल से रिलीज भी कर दिया गया। उसने इतना हीनस क्राइम किया था, उसने अपनी वाइफ को गोली मारी जिससे उसकी मौत हो गई, और फिर उसकी बॉडी को उसने डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, और फिर खुद को बचाने के लिए वो भाग गया और सरेंडर भी करता है, तो फिर वो पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश करता है। तो
इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आई थिंक, तो फिर ऐसा ऐसा कोर्ट ने उसको किस बेसिस पर रिलीज कर दिया था? क्या उसे माफ कर दिया गया था? नहीं शुभानी, आपके सवाल बिल्कुल जायज़ है। एंड जो आपका जो पहला सवाल था कि उसकी डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में क्यों कन्वर्ट हाँ, किया गया, यस। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये जो मर्डर था वो एक स्ट्रेन्ड पर्सनल रिलेशनशिप का रिजल्ट था और ओके। सुशील कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था, इसीलिए उसे उसकी डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज ओके, कर दिया तो गया। मतलब उसका कोई पास्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड हाँ, नहीं उसका था? कोई मेजर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ओके। इसीलिए। एंड रही बात जो आपका जो दूसरा सवाल था, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि सुशील को माफ कर दिया गया, उसे माफ नहीं किया गया। ओके। सुशील ऑलरेडी 2018 तक 23 साल वो जेल में बिता चुका था। सुशील ने 23 साल जेल में वो दे चुका था। उसके बाद उसके गुड कंडक्ट के कारण, उसके गुड बिहेवियर के कारण उसे रिलीज किया गया था। जो जेल अथॉरिटी थी, उनका भी मानना था कि सुशील का जेल के अंदर काफी अच्छा बिहेवियर था, उसका ओके, गुड कंडक्ट ओके, था। ओके। और आपने काफी सारे, वेदर मूवीज बोलो या इन जनरल बोल लो, आपने सुना होगा कि गुड बिहेवियर के बेसिस पर जेल से रिलीज किया जाता है। राइट, राइट। और बस यही रीजन था। एंड दिल्ली हाई कोर्ट का भी मानना था कि सजा का मकसद सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं होता है, सजा का मकसद इंसान को रिफॉर्म करना भी आई होता एग्री, है, या। इसीलिए सुशील को रिलीज किया गया। ओके। एक सेकंड का गुस्सा, एक इंसान की जिंदगी और फिर 23 साल की सजा। तंदूर मर्डर केस हमें ये सिखाता है कि कुछ फैसलों की कीमत हमें पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ अगले हफ्ते, फिर एक न्यू इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग शीरोज शीरोज ऑफ ऑफ क्राइम। क्राइम।